ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ रामनिवास जी जो बातें तमाम प्रोफेसर साहब कह रहे थे वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, उस पर कोई जवाब है कि कहीं ना कहीं योजनाएं तो यूपीए सरकार के वक्त में भी दी गई, केवल कांग्रेस को अगर कहें कि हरियाणा में अगर उनकी सरकार है तो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। नहीं, क्या हम इस बजट का बचाव कर रहे हैं? मैं तो इसमें एक बात कहूंगा, यूपीए ने 10 साल में कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। मैं वापस एक आऊंगा एक बार जहां मोहनलाल बहुत जी सख्त जरूरत थी, जी। जहां बहुत सख्त जरूरत थी, हरियाणा में एक विकास का बहुत बड़ा एक समझो बाजार है जहां कुछ हो सकता था। और मैं तो इस बजट में भी, चलो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके दुष्यंत जी का जो उन्होंने मान लिया, उन्होंने ये भी जाके कहा कहाँ अंडरपास की जरूरत है, कहाँ फाटक हटाने की जरूरत है, कहाँ एक 29 किलोमीटर अगर रेलवे वो आप बता चुके हैं निवासी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब बहुत जरूरत थी पर बहुत कम दिया? बहुत जरूरत थी हरियाणा को, बहुत जरूरत। प्रोफेसर छत्रपाल जी जो बता रहे थे कि हमने समान वो किया है, लेकिन सोनीपत से जींद की रेलवे लाइन एक साथ दोनों चीजों का बजट पास हुआ और वो चालू होगी, और आज जींद रेलवे लाइन का काम काफी अधूरा पड़ा हुआ है। और सोनीपत में एक शहर में पुल का निर्माण होना था, वो 5 साल से लटका पड़ा है, वो काम पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं प्रोफेसर तो ऐसी भेदभाव के साथ हुड्डा सरकार ने काम किया है और रोहतक से बाहर उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। प्रोफेसर साहब क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे बिल्कुल आपकी आवाज सुन जी जी जी। प्रोफेसर साहब सुना आपने, बीजेपी कहती है कि सोनीपत की अगर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद है मोहनलाल जी, वो कहते हैं अगर हम सोनीपत की बात करें तो वहां विकास नहीं हुआ। रामनिवास जी कहते हैं बहुत कुछ किया जा सकता था हरियाणा में, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट के दौरान कुछ नहीं हुआ, और बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया। वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं बहुत थोड़ा दिया है और दिया जा सकता था। देखिए, जो अभी जिन्होंने 1-2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर पेंडिंग और लंबा समय लगने की बात कही है जी, उसके इंडिविजुअल, क्योंकि काम तो बजट प्रोविजन हो गया, काम शुरू हो गया, कई बार बिडर कॉन्ट्रैक्टर उसमें बैकआउट कर जाते हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड करना पड़ता है, तो उसके इंडिविजुअल रीजन्स का पता करना पड़ता है। एक काम जिसको 2 साल की समय सीमा तय की जाती है, कई बार उसमें 4 साल लग जाते हैं, उसका रीजन रहता है, कई बार कॉन्ट्रैक्टर बैकआउट कर जाते हैं, ब्लैक लिस्ट करके दोबारा टेंडर करने पड़ जाते हैं। इंडिविजुअल काम जो प्रोजेक्ट शुरू हो गया लंबित क्यों है उसकी अलग से डिटेल्स पता की जा सकती है, बट ये कह देना कि क्षेत्रवाद की बात है, आप कितने डिपार्टमेंट्स का मसला ले लीजिए, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो पावर प्रोडक्शन की बात है। मेरे जिला हिसार के अंदर हमने 91-96 के अंदर जब व्हेन आई वाज मिनिस्टर फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में था खेदर, हमने प्रोजेक्ट तैयार किया और बीच में 2 टर्म हमारी सत्ता नहीं रही, किसी ने उसको नहीं छेड़ा, हमने दोबारा से सत्ता में आके उसको पूरा किया। खेदर के अंदर हम यमुनानगर में हमने किया, झाड़ली में किया, फतेहाबाद के अंदर जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट लगने के लिए जा रहा है, ये पावर प्लांट्स इसी 10 साल के टेन्योर की तो देन है। इनके रेवाड़ी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज आई हैं और जो रेलवे का स्किल डेवलपमेंट सेंटर सरसा में एस्टेब्लिश करने की बात है, जो गोहाना के अंदर कोच फैक्ट्री लेके आने की बात है, ये सारे फैसले यूपीए सरकार के अंदर तो लिए जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब आप भी बातें कर रहे हैं कि जो चीजें आने वाली है, जो धरातल पर है, पहले उसकी बातें करते हैं। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि ये रेल बजट राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से तैयार किया गया है। आप समझाएंगे आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? जो 2006-07 में जो फैसला लिया था वो कंप्लीशन भी तो यूपीए की सरकार में हुई थी। जो एनसीआर जोन के अंदर मैं दिल्ली से कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं, जिसमें मेट्रो गुड़गांव तक धड़ाधड़ चल रही है, फरीदाबाद तक काम कंप्लीशन के कगार पे है, और बहादुर तक इसको एक्सटेंड करने की बात है, रोहतक तक इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन, दिल्ली के और रोहतक के बीच में जो इलेक्ट्रिफिकेशन की कनेक्टिविटी की बात है, ये सारी यूपीए गवर्नमेंट के तो फैसले लिए गए हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब जो मोदी जी ने उद्घाटन किया, जो 10 साल से प्रोजेक्ट यूपीए सरकार ने शुरू किया, कंप्लीट किया, और उद्घाटन आज मोदी जी 1 महीने के अंदर थोड़ी उन्होंने सब कुछ फैसला लिया। प्रोफेसर साहब मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, आप एक बार उसका भी जवाब देंगे कि जो हुड्डा साहब कहते हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ये रेल बजट तैयार हुआ है, इसे आप समझाने का प्रयास करेंगे क्यों आखिर इस तरह की बातें कर रहे हैं?
नहीं, देखो वो जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते अच्छा, हैं कि चलिए आप उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह से निजी फर्मों को सौंपने की बात की गई है, कांग्रेस बार बार कह रही है कि ये रेल बजट निजी फर्मों का निजीकरण, मतलब कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके हाथों बेचने की तैयारी है रेलवे को, ये कहा जा रहा है। जिस तरह से 10 रेलवे स्टेशनों को निजीकरण किए जाने की बात है, उन्हें निजी फर्मों को दिए जाने की बात है उनके आधुनिकीकरण के लिए, लेकिन ये बात तो यूपीए भी बहुत दिनों से करती आई थी, आज वो बदल गई है, आखिर क्यों? देखिए, आप इस बात को देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी जी। और यदि कोई पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर यूपीए सरकार में कोई फैसला लेने की बात हुई तो क्या इन लोगों ने विरोध नहीं किया? तो इसलिए आप विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने विरोध किया था? ये तो आप देखिए कि जो आदमी विरोध करता है एक फैसले का और आज वो फैसला लेने के लिए कैसे, यही तो मैं कह रहा हूँ ब्रीच ऑफ फेथ है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज यदि भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती थी तो वो राष्ट्र के ऊपर कोई धब्बा और कलंक नहीं था। आज यदि कांग्रेस कहीं पे विरोध करती है तो ये कहते हैं कि भारत के मुंह पे तमाचा मार चलिए दिया। छत्रपाल जी, इसका जवाब मैं मोहनलाल जी से लेता हूं। मोहनलाल जी जो तमाम चीजें कही जाए, जैसे छत्रपाल जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो तभी आएंगे ना, रेल में यात्रियों को टॉयलेट की सुविधा मिलेगी, सफर करने वालों को सुरक्षा मिलेगी, जैसे जिस प्रकार से बजट में रखा गया कि नई महिलाओं की सुरक्षा के इस लिए। बात का जवाब भी तो दीजिए ना, कल तक आप जिस बात का विरोध कर रहे थे आज उसी के पक्ष में। पक्ष में वो बात हम मंत्रिमंडल में रखेंगे, वो बात जो हमारे रेल मंत्री जी ने कही है उसकी मंजूरी ली जाएगी, कैबिनेट में मंजूरी ली जाएगी, और जो बात उन्होंने रखनी है अपनी बात को स्पष्ट रखें, वो क्या चाहते हैं उस बात को भी मोदी सरकार सुनेगी। बिल्कुल। रामनिवास जी, देखिए, ये तो खास तौर पे पक्ष और विपक्ष में जब होते हैं बात चलती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्राइवेट पार्टीशन अगर हो जाए उसमें पार्टनरशिप जी। तो ज़्यादा उसमें नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो निखर के सामने आती है जी। और सरकार के कई ऐसे मुद्दे हैं। अब स्वास्थ्य का मामला ले लो, हेल्थ की ही अगर हम बात करें तो बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ डॉक्टर परवाह नहीं करते। बहुत तो सी कहीं ना ऐसी- कहीं प्राइवेट चीजों की जरूरत थोड़ा पड़ती है। बहुत प्राइवेट ऐसा की होना भी चाहिए। जैन साहब स्पष्ट की है बजट में कि जो परिचालन प्रक्रिया है उसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। नहीं, वो मेरा देख- प्रश्न इस पे नहीं है कि क्यों प्राइवेट किया जा रहा है, क्यों नहीं प्राइवेट- किया। मेरा प्रश्न है, कल तक हम जिस मुद्दे पर खिलाफ खड़े थे आज हम उसके पक्ष में खड़े। वो खाली उन की देखरेख के लिए ही तो एक मेरे हिसाब से जैन साहब जी। कहीं ना कहीं शक्तिमान और गंगाधर एक ही बात है। जी। कहीं ना कहीं यूपीए एनडीए में ज्यादा अंतर नहीं नजर आ रहा। जी। 10 साल उन्होंने भी हमारे हरियाणा को कुछ नहीं दिया और यहां भी दिया संतुलित। मैंने इसलिए बताया है कि वो भी जो सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने जो मेहनत की, वो धन्यवाद है रेलवे मिनिस्टर का कि उन्होंने वो स्वीकार कर लिया और वो जी, दे दिया। बिल्कुल। बल्कि बहुत ज्यादा जरूरत थी हरियाणा को। बिल्कुल। हरियाणा को लगातार 10 साल से कुछ नहीं मिला, जी। अब और ज्यादा जरूरत। प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं रामनिवास जी नैलो के नेता की शक्तिमान और गंगाधर एक ही है, यानी कि यूपीए और एनडीए गवर्नमेंट दोनों एक जैसी हैं, हरियाणा को कुछ नहीं दिया। नहीं, आप ये पूछिए, जब आईएनएलडी की, बीजेपी की और इनकी जो सरकारें सत्ता में रही हैं उसका विवेचन विवरण कभी इन्होंने किया और कभी ये तुलनात्मक दृष्टि से इन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की है कि उनकी गवर्नेंस के अंदर लोगों के इंटरेस्ट के फैसले ज्यादा लिए गए हैं या यूपीए कांग्रेस की गवर्नमेंट में पब्लिक इंटरेस्ट के फैसले लिए गए हैं? यदि ये तुलनात्मक अध्ययन करके आएंगे तो मैं समझता हूं कि आपके चैनल पे स्वीकार करके जा सकते हैं कि हमारे से गलतियां हुई हैं और कांग्रेस की सरकार में काफी चीजें ठीक हुई हैं। ये बात तो कही जा सकती है। छतरपाल ये जी, बात तो तरुण भाई छतरपाल कही जी, जा सकती अगर है। इनेलो की बात करें तो इनेलो प्रदेश तक है। हमने 10 सीटों पे ही इलेक्शन लड़ा है और 10 सीट कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाती। खास तौर पे यहाँ केंद्र की बात चल रही है, रेलवे के बजट की बात चल रही है। नहीं, फिर आपका तो कोई हिस्सेदारी ना तो उसमें है ना उसमें है। नहीं, तो आप तो रेलवे के बजट के हिस्सेदारी ऊपर नहीं है तो क्या- इसका मतलब हम नागरिक नहीं है हरियाणा के या कुछ नहीं है। हरियाणा को आपने कुछ नहीं दिया, सिर्फ गुड़गांवा को लूटा और रोहतक को दे दिया। नहीं, ये जो आप कहने लग और रहे हैं मैं अच्छा चलिए, मुझे लगता है ये बहस ना कहीं और ही जा रही है। मैं छत्रपाल जी एक सीधी सी लाइन में, अगर हम बजट की बात करें, आपको पास या फेल की बात करें, तो आपके हिसाब से बजट पास है, इस लायक है कि इसे पासिंग मार्क्स दे दिए जाएं? नहीं, देखो, मैं सिर्फ इस आधार पे कहना चाहता हूँ, कायदे से तो जब बजट का मतलब ये है कि आपको अपने रिसोर्सेज को देखना होता है और आपकी अपनी रिक्वायरमेंट को देखना होता है, उसका एक ताना बाना रहता है जी। जो यूपीए सरकार में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो इकोनॉमिक्स की थ्योरियां हैं, जो उनका इकोनॉमिक्स है,
उसका मुकाबला शायद ही कोई दूसरी सरकार या दूसरा नेता कर चलिए, पाएगा। उनका मुकाबला हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर छत्रपाल जी। मैंने तो बड़ी सीधी सी पूछ में पूछा कि जैसे एक बच्चे को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए होते हैं, तो क्या आप इतने भी पासिंग मार्क्स भी नहीं देंगे बजट को? नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स तो चलो, पास तो नई सरकार आई है, जुमा इसको फेल तो अभी ना करो आप। क्वालिफाइंग मार्क्स तो आप दे दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो प्रोफेसर साहब ये कहते हैं कि पासिंग मार्क्स तो मिल रहे हैं, लेकिन बड़ा ही घिसट के पास हो रही है, बिल्कुल कोने पर हट किया। मोहन जी से पूछूंगा इसका जवाब। जी बोलिए। ये क्या है जैन साहब के जिस प्रकार की छत्रपाल जी की ने अपने कांग्रेस पार्टी का देखा है काम करने का तरीका, लेकिन वो आपको पास करके जा रहे हैं, इतना तो सम्मान आपको भी जवाब दे रहे हैं जी, और वो पास इसको बता रहे हैं। लेकिन जब ये पूरा साल रेलवे में काम होगा उसके बाद छत्रपाल जी मान जाएंगे। उसके बाद तो जनता को भी दिखाना पड़ेगा। रामनिवासी भी यही सोचते हैं कि अगर काम होता है तब फर्क पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, चर्चा जारी रखें।